कोलाइडी विलयनों के गुण, अणुसंख्य गुण, टिंडल प्रभाव, रंग, ब्राउनी गति, कोलाइडी कणों पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इन सभी गुणों को हम समझ चुके हैं और इस वीडियो में हमें केवल वैद्युत कण संचलन को समझना है। कोलाइडी कण या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। कोलाइडी कणों पर आवेश कैसे आता है, इसे हमने पिछले वीडियो में समझा था। फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करते हैं, इसकी अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो क्या होता है। फेरिक क्लोराइड में Fe+3 आयन और Cl- आयन होते हैं जिनकी संख्या 3 होती है। H2 अणु जल का अणु, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन ऋणावेशित और हाइड्रोजन धनावेशित होता है। धनावेशित हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। HCl के 3 अणु बनते हैं और तीनों OH- आयन Fe+3 के साथ जुड़ जाते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है, परंतु जब फेरिक क्लोराइड को अधिक मात्रा में लेते हैं, इसकी मात्रा अधिक होती है, इसे हम आधिक्य में लेते हैं तो क्या होता है। इन दोनों में Fe+3 आयन कॉमन होता है, जिसे हम सम आयन कहते हैं। अवक्षेप के कण अपनी सतह पर उस आयन का अधिशोषण करते हैं जो अधिक मात्रा में होता है और सम आयन होता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के सभी कणों की सतह पर सम आयन का अधिशोषण होता है। फेरिक क्लोराइड अधिक मात्रा में और इसमें Fe+3 आयन और 3 Cl- आयन होते हैं। Fe+3 आयन सम आयन होता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कणों की सतह पर इस आयन का अधिशोषण होता है, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड और इन कणों की सतह पर Fe+3 आयन चिपक जाते हैं। इसे धनावेशित कोलाइडी कण बोला जाता है, क्योंकि इन कणों की सतह पर धनायन चिपक जाते हैं तो ये कण धनावेशित हो जाते हैं। यह पहली परत होती है और पहली परत स्थिर होती है। इन कणों की सतह से पहली परत के आयन अलग नहीं होते हैं। यह धनायन इन ऋणायनों को आकर्षित करता है। तो इनकी दूसरी परत बनती है और दूसरी परत अस्थायी होती है, यह अलग हो सकती है। पहली परत के आवेश के आधार पर कोलाइडी कणों का आवेश होता है, तो यह कोलाइडी कण है और यह धनावेशित कोलाइडी कण है और ये ऋणायन अलग होते रहते हैं। ये पारिक्षेपण माध्यम में उपस्थित होते हैं। कोलाइडी कणों को पारिक्षिप्त प्रावस्था के कण कहते हैं, तो यह पारिक्षिप्त प्रावस्था है। और ये आयन पारिक्षेपण माध्यम में होते हैं। इन कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है। पारिक्षेपण माध्यम में ऋणायन होते हैं, तो पारिक्षेपण माध्यम ऋणावेशित माना जाता है। और इसी तरह आर्सेनियस ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करते हैं तो सल्फर यहाँ पर आ जाता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाती है।
आर्सेनियस सल्फाइड बनता है और साथ में H2O बनता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड आधिक्य में होता है तो आर्सेनियस सल्फाइड के कणों की सतह पर सम आयन का अधिशोषण होता है। इन दोनों में सम आयन क्या होता है? इसमें सल्फाइड और इसमें सल्फाइड, दोनों में सम आयन सल्फाइड आयन होता है। तो आर्सेनियस सल्फाइड की सतह पर, इन कणों की सतह पर सल्फाइड आयन चिपक जाते हैं, पहली परत बनाते हैं। पहली परत ऋणावेशित होती है, तो ये ऋणावेशित कोलाइडी कण है। इस परत का ऋणावेश हाइड्रोजन के धनायन को आकर्षित करता है। तो हाइड्रोजन के धनायन दूसरी परत बनाते हैं। प्रथम परत स्थिर होती है, दूसरी परत अलग होती रहती है। इस परत के आयन पारिक्षेपण माध्यम में होते हैं। इन आयनों के कारण पारिक्षेपण माध्यम धनावेशित हो जाता है। जब हम आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन की बात करते हैं तो इस विलयन में ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं और पारिक्षेपण माध्यम को धनावेशित माना जाता है, क्योंकि पारिक्षेपण माध्यम में इस दूसरी परत के आयन होते हैं। जब आर्सेनियस सल्फाइड के विलयन को अंदर से देखते हैं तो कैसा दिखता है? आर्सेनियस सल्फाइड के कण दिखाई देते हैं। और इन कणों की सतह पर पहली परत, ऋणायनों की पहली परत दिखाई देती है। तो यह पहली परत होती है, स्थायी होती है। दूसरी परत में H+ आयन होते हैं और यह परत अस्थायी होती है, तो इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। H+ आयन पारिक्षेपण माध्यम में होते हैं। पारिक्षेपण माध्यम में H+ आयन होते हैं। तो कोलाइडी कण, इनकी सतह पर आवेश होता है। जब कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं तो ये कण जिस माध्यम में उपस्थित होते हैं, किसी द्रव या जल में उपस्थित होते हैं, तो वह द्रव या जल या पारिक्षेपण माध्यम धनावेशित होता है, क्योंकि उस माध्यम में धनायन उपस्थित होते हैं। इस ऋणावेश को सरल तरीके से इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। S-2 को आप इस तरह भी लिख सकते हो, S-। तो कोलाइडी कणों की सतह पर ऋणावेश को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। और पारिक्षेपण माध्यम जिसमें H+ आयन है, तो पारिक्षेपण माध्यम को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। पारिक्षेपण माध्यम धनावेशित है। पारिक्षेपण माध्यम सामान्यतः जल होता है। कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है। कोलाइडी कण बड़े आकार के होते हैं, जबकि पारिक्षेपण माध्यम के कणों का आकार छोटा होता है। दोस्तों, जब इस विलयन को धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटों के बीच रखा जाता है, मतलब इस विलयन को एनोड और कैथोड के बीच रखा जाता है और एनोड और कैथोड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एनोड को धनावेशित और कैथोड को ऋणावेशित किया जाता है। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। चूंकि एनोड पर धनावेश होता है तो आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी कण, इन पर ऋणावेश होता है, तो ये कण
इस धनावेशित प्लेट से आकर्षित होते हैं। इस बात को याद रखो, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, जबकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। एनोड धनावेशित है, कोलाइडी कण ऋणावेशित है, तो कोलाइडी कण इस एनोड की ओर गति करते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। दोस्तों, जब कोई ऋणायन इलेक्ट्रॉन देता है, इस ऋणायन पर एक ऋणावेश है, यह एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसका आवेश समाप्त हो जाता है या उदासीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीकरण कहलाता है और यह क्रिया एनोड पर होती है। जब किसी ऋणायन पर दो ऋणावेश होता है तो वह दो इलेक्ट्रॉन देता है और उदासीन हो जाता है। आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी कणों पर सल्फाइड की ऋणावेशित परत होती है और यह दो इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन हो जाता है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, माना यह एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर एक धनावेश आता है, यह दो इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर दो धनावेश आता है, तीन इलेक्ट्रॉन देता है तो तीन धनावेश आता है, इस पर दो ऋणावेश है, यह दो इलेक्ट्रॉन देता है, दो इलेक्ट्रॉन देने पर दो धनावेश आता है। -2 आवेश पहले से उपस्थित है और इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो दो इलेक्ट्रॉन देने पर इस पर दो धनावेश आ जाता है। -2 पहले से उपस्थित होता है और +2 बाद में उत्पन्न होता है, कुल आवेश 0 हो जाता है, तो यह परमाणु उदासीन हो जाता है। कोलाइडी कण एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन देते तो इन पर ऋणावेश समाप्त हो जाता है। कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं। सभी कोलाइडी कण एनोड पर जाकर अपना आवेश देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। ये कोलाइडी कण एनोड की सतह पर चिपक जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। कोलाइडी कणों का एकत्रित होना स्कंदन कहलाता है। तो इन कोलाइडी कणों का एनोड की सतह पर स्कंदन हो जाता है। जब कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कण की सतह पर Fe+3 आयन चिपक जाते हैं, तो इसकी सतह पर धनावेश होता है। Fe+3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं +++, और इस आवेश को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं +++। इस तरह से हम आवेश को प्रदर्शित कर सकते हैं। धनावेशित कोलाइडी कण फेरिक हाइड्रोक्साइड कणों की सतह पर अभी हमने देखा था Fe+3 आयन का अधिशोषण होता है, तो ये कण धनावेशित होते हैं और साथ में दूसरी परत में 3 ऋणायन होते हैं। ये ऋणायन परिक्षेपण माध्यम में होते हैं और ये अलग होते रहते हैं। यह दूसरी परत अस्थायी होती है, तो दूसरी परत के ऋणायन परिक्षेपण माध्यम में होते हैं। इसका मतलब परिक्षेपण माध्यम को हम ऋणावेशित मानते हैं क्योंकि उसमें ऋणायन होते हैं, तो यह परिक्षेपण माध्यम है जो कि ऋणावेशित है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के इस कोलाइडी विलयन में धातु के दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एनोड और कैथोड लगाते हैं। एनोड धनावेशित और कैथोड ऋणावेशित होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं,
मतलब यहाँ पर विलयन में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो सभी कोलाइडी कण कैथोड पर जाते हैं, क्योंकि कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है और कैथोड पर ऋणावेश होता है। तो यह ऋणावेश कोलाइडी कणों को आकर्षित करता है। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जब कोई धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया होती है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है? धनायन पर धनावेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक ऋणावेश आ जाता है। पहले से उपस्थित आवेश और बाद में आने वाला आवेश, कुल आवेश 0 हो जाता है, परमाणु उदासीन हो जाता है। यदि धनायन पर 2 धनावेश होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 2 धनावेश पहले से उपस्थित है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर 2 ऋणावेश आ जाता है, +2 -2 0 आवेश हो जाता है, परमाणु उदासीन हो जाता है। तो सभी कोलाइडी कण कैथोड पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इनका आवेश समाप्त हो जाता है। ये कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं और उदासीन कोलाइडी कण कैथोड की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसी को अवक्षेपण या स्कंदन कहा जाता है। विद्युत कण संचलन क्या होता है? कण का मतलब कोलाइडी कण। कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, या तो धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। और संचलन का मतलब आना जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडी कण इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेशित कोलाइडी कणों का किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। उदाहरण, जब U आकार की नली में आर्सेनियस सल्फाइड का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन भरकर उसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड डुबाए जाते हैं तो ऋणावेशित कोलाइडी कण एनोड की ओर गति करने लगते हैं। आपके सामने कांच की U आकार की नली है और इस नली में आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन भरा है। आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं और इन कणों को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी ऋणावेशित कण कोलाइडी कण हैं। जब नली के दोनों भाग में धातु की 2 प्लेटें लगाते हैं, एक प्लेट को धनावेशित और दूसरी प्लेट को ऋणावेशित किया जाता है, मतलब इन दोनों प्लेटों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। धनावेशित प्लेट एनोड, ऋणावेशित प्लेट कैथोड होती है। एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों प्लेटिनम धातु के बने होते हैं। जब कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऋणावेशित कोलाइडी कण धनावेशित एनोड की प्लेट से आकर्षित होते हैं। विलयन में उपस्थित सभी ऋणावेशित कोलाइडी कण गति करते हैं और एनोड पर जाते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। सभी ऋणावेशित कण एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन देकर उदासीन हो जाते हैं। उदासीन कोलाइडी कणों के बीच में कोई प्रतिकर्षण नहीं होता है, तो सभी कण एनोड पर जमा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इसे स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर कोलाइडी कणों का अवक्षेप जमा हो जाता है।
जब कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है तो कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और आपस में मिलकर चिपकते नहीं हैं, परंतु एनोड पर सभी कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं, इनका आवेश समाप्त हो जाता है। तो ये कोलाइडी कण उदासीन होकर एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। यदि कोलाइडी कणों पर धनावेश होता है तो धनावेशित कोलाइडी कण कैथोड से आकर्षित होते हैं, क्योंकि कैथोड ऋणावेशित होता है। इसी विधि को विद्युत कण संचलन कहा जाता है। इस विधि का उपयोग करके कोलाइडी कणों पर आवेश की जांच कर सकते हैं। जब कोलाइडी कण एनोड पर एकत्रित होते हैं तो इसका मतलब कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं, क्योंकि एनोड धनावेशित होता है। और जब कोलाइडी कण कैथोड पर एकत्रित होते हैं तो इसका मतलब कोलाइडी कण धनावेशित होते हैं, क्योंकि कैथोड ऋणावेशित होता है और ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करता है। दोस्तों, बहुत ही सरल विधि है, समझने के बाद याद करना बहुत ही आसान है। इस विधि के उपयोग क्या है? इस विधि का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। जल में आवेशित कण होते हैं। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल में उपस्थित आवेशित कोलाइडी कण एनोड या कैथोड पर जमा हो जाते हैं, जल से अलग हो जाते हैं। तो जल का शुद्धिकरण करने में इस विधि का उपयोग करते हैं। चिमनियों से विषैली गैसों को अलग करने में इस विधि का उपयोग करते हैं। चिमनियों से निकलने वाली विषैली गैसों के कण आवेशित होते हैं। जब इन गैसों को विद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है, मतलब धनावेशित और ऋणावेशित प्लेटों के बीच में से गुजारा जाता है, तो विषैली गैसों के कण विपरीत आवेशित प्लेटों पर एकत्रित हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और इस तरह से चिमनियों से निकलने वाली विषैली गैसें अलग हो जाती है। कोलाइडी रंजकों से धातु की प्लेट को रंगने में इस विधि का उपयोग होता है। किसी धातु को रंगने के लिए जिन रंगों का उपयोग होता है वे रंग रंजक कहलाते हैं, डाई कहलाते हैं और इनमें रंगों के कोलाइडी कण होते हैं। कणों पर आवेश होता है। अगर हम किसी धातु की प्लेट को रंगना चाहते हैं, कोलाइडी कण माना ऋणावेशित है, तो धातु की प्लेट को धनावेशित कर देते हैं। धनावेशित धातु की प्लेट ऋणावेशित रंगों के कणों को आकर्षित करती है और रंगों के कण धातु की प्लेट से चिपक जाते हैं। धातु की प्लेट पर रंग की परत बन जाती है। लेटेक्स से धातुओं के ऊपर रबर चढ़ाने में इस विधि का उपयोग होता है। लेटेक्स क्या होता है? कुछ पौधों की पत्तियों को तोड़ने पर, तने को तोड़ने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता है। उस दूध जैसे पदार्थ को लेटेक्स कहा जाता है। जैसे आँख या आंकड़े की पत्तियों को तोड़ने पर दूध निकलता है। रबर के वृक्षों से निकलने वाले लेटेक्स में रबर के कोलाइडी कण होते हैं और ये कोलाइडी कण आवेशित होते हैं। अगर हम किसी धातु की सतह पर या धातु के ऊपर रबर की परत चढ़ाना चाहते हैं, माना रबर के कण ऋणावेशित हैं, तो धातु को धनावेशित किया जाता है। रबर के कण धातु की सतह से चिपक जाते हैं, तो धातु की सतह पर रबर की परत बन जाती है। दोस्तों, यहाँ पर केवल इस परिभाषा को याद रखना है। जब विद्युत कण संचलन या कणों की गति को रोका जाता है, कोलाइडी कणों की गति को रोका जाता है, तो परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र में गति करना प्रारंभ कर देता है। कोलाइडी कणों की गति को रोकने पर विद्युत क्षेत्र में
पारिक्षेपण माध्यम गति करता है। इस परिघटना को विद्युत परासरण कहते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक अजीबोगरीब पात्र है। इस पात्र में जल भरा होता है। पात्र में अर्ध पारगम्य झिल्ली की 2 दीवारें होती हैं और इस बीच वाले भाग में यहाँ से कोलाइडी विलयन को भरते हैं। माना यह कोलाइडी विलयन ऋणावेशित है, कोलाइडी कण ऋणावेशित है, तो पारिक्षेपण माध्यम धनावेशित होगा। पारिक्षेपण माध्यम के कण छोटे होते हैं और परिक्षेपण माध्यम को हम धनावेशित मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। परिक्षेपण माध्यम सामान्यतः जल होता है। जल के स्थान पर कोई दूसरा द्रव भी हो सकता है। इसमें हम धातु की 2 प्लेटें लगाते हैं। इस प्लेट को धनावेशित कर देते हैं और इस प्लेट को ऋणावेशित कर देते हैं। दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों से केवल पारिक्षेपण माध्यम के कण बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इन कणों का आकार छोटा है। कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, तो ये कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से बाहर नहीं आ सकते। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो परिक्षेपण माध्यम के कण जो कि धनावेशित होते हैं, जिनको धनावेशित माना जाता है, ये कण कैथोड से आकर्षित होते हैं और अर्ध पारगम्य झिल्ली में से बाहर आ जाते हैं। प्रारंभ में इन दोनों नलियों में जल का स्तर समान होता है। जब परिक्षेपण माध्यम अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर बाहर आता है, इस भाग में आता है, तो जल का यह लेवल ऊपर चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि परिक्षेपण माध्यम धनावेशित होता है, कैथोड से आकर्षित होता है, तो इस नली में जल का स्तर अधिक हो जाता है। और यदि कोलाइडी कण धनावेशित होते हैं तो परिक्षेपण माध्यम ऋणावेशित होगा। और ये ऋणावेशित कण एनोड से आकर्षित होते हैं, तो इस भाग में जल का स्तर या लेवल ऊपर चला जाता है। क्योंकि हम इन कणों को नहीं देख सकते, तो जब इस भाग में जल का लेवल ऊपर की ओर जाता है, तो इसका मतलब परिक्षेपण माध्यम के कण ऋणावेशित होते हैं और ये कण इस एनोड से आकर्षित होकर इधर आ जाते हैं। दोस्तों, इसी क्रिया को विद्युत परासरण कहते हैं। विद्युत कण संचलन में कोलाइडी कण गति करते हैं और विद्युत परासरण में परिक्षेपण माध्यम के कण गति करते हैं।